Hello student, my name is Madhuri Gaur. Welcome in my channel Dream Classes of Biology. आज मैं आपसे क्लास 12th का बायोलॉजी सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। क्लास 12th यूपी बोर्ड सिलेबस क्या है उसका डिस्क्रिप्शन आज मैं आपको दूंगी। यूपी बोर्ड वाले जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है अब एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, यानी एनसीईआरटी पैटर्न में चेंज हो गया है। सीबीएसई वालों का भी यही पैटर्न है एनसीईआरटी, बस डिफरेंस इतना है कि वो उन लोगों का इंग्लिश मीडियम होता है और आपका हिंदी मीडियम होता है। तो आज हम हिंदी मीडियम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं। टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स में आपके 16 चैप्टर को डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट में आपके टोटल 16 चैप्टर हैं, जिसमें आपको 16 चैप्टर को एक एक करके पढ़ना है। तो इसमें आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगी कि इन चैप्टर्स में क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट का मीन्स क्या होता है। यूनिट मीन्स होता है यानी कोई भी एक ऐसी इकाई जिसमें ऐसी चीज़ों का ग्रुप बना हो जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। इकाई मीन्स यानी कि ऐसी चीज़ों का ग्रुप जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो इसमें यूनिट फर्स्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर हैं? टोटल 4 चैप्टर हैं। तो ये चारों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चारों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, जनन। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में भी जनन के बारे में ही बात की गई है, सेकंड में भी जनन के बारे में बताया है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जनन क्या होता है। जनन क्या होता है यानी कि कोई भी नई संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। जब कोई दंपत्ति द्वारा कोई नई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जीवों में फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। सेकंड आता है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जीवों में जनन में हम उसकी अलैंगिक विधि भी पढ़ेंगे, लैंगिक विधि भी पढ़ेंगे, लेकिन पुष्पी पादप पौधों में सिर्फ हम उसकी लैंगिक जनन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड आता है मानव जनन। अब मानव जनन में हम मानव जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जनन होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। चैप्टर 4 में आता है आपका जनन स्वास्थ्य। इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ ऐसी दंपत्ति होती हैं जो संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, तो उनके क्या क्या रीज़न है। आजकल आप जानते हो कि बहुत सारी मेथड आ गए हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, सैरोगेटी, ये सारी आ गए हैं। तो इन सब के कारण ये सब कैसे होती हैं, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड यूनिट अनुवांशिकी तथा जैव विकास। अनुवांशिकी तथा जैव विकास क्या है? इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें हम पढ़ते हैं कि वंशागति मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं, जो गुण जाते हैं, लक्षण जाते हैं, उनको हम वंशागति कहते हैं। विविधता के सिद्धांत यानी कि विविधता मीन्स डिफ्रेंशिएशन होना, यानी कि जैसे कि आप हो और आपका भाई है, आप दोनों में ही डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, दोनों का फेस एक जैसा है, दोनों के गुण एक जैसे हैं, दोनों की आदतें सेम हैं। तो विविधता हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वंशागति का आणविक आधार यानी कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिसके कारण संतान की उत्पत्ति होती है या जिनके कारण माँ बाप के गुण बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो सब हम वंशागति के आणविक आधार के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जैव विकास। जैव विकास में हम पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति या जीवों की उत्पत्ति हुई वो किस तरीके से हुई। जैसे आप सभी जानते हो, शुरू से पढ़ते आए हो कि मानव जो है उनके जो पूर्वज थे वो एक बंदर थे, तो वहाँ से लेकर मानव तक की बनने की प्रक्रिया क्या थी, वो सब हम जैव विकास के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग दही खाते हैं या सिरका खाते हैं, तो उसका यूज भी हम किसके अंदर करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके वो बनाई जाती है। जैसे दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। तो
इसमें चैप्टर 8 है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके रोगों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा आता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे हो। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बार क्या हुआ है, बीटी कपास का पौधा होता है, आप सभी जानते हो। तो बीटी कपास के पौधे पे जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें कीट लग जाता था। तो कीट लगने के कारण वहाँ कपास की खेती नहीं हो पाती थी और कपास का जो उत्पादन था वो बहुत कम हो गया। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कोई ऐसी वैक्सीनेशन या कोई ऐसा टॉक्सिन बनाया जाए जिससे यह इंसेक्ट तो मर जाए और फूल पे कोई नुकसान ना हो। तो इस पे जो इंसेक्ट लगता है उसका नाम बॉलवर्म होता है, यानी बीटी कपास पे जो इंसेक्ट लग जाता है उसका नाम बॉलवर्म होता है। तो उन्होंने एक जीन बनाया, उस जीन को के टॉक्सिस उस फ्लावर पे ट्रांसफ़र करे। उस फ्लावर पे ट्रांसफ़र करने से क्या हुआ कि यानी जब हम वो पौधा लगाते हैं तभी उस पर उसको डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और जब भी उस पर वो कीड़ा लगता है तो वो पॉइजनस होके मर जाता है, लेकिन पुष्प को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस कारण उसका खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो गई। इस तरीके की विधियां हम खाद्य उत्पादन के अंदर पढ़ेंगे। अगला आता है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो इस यूनिट का भी नाम है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे लैक्टोबैसिलस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सिरका बनाते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है, इडली डोसा बनाते हैं उसमें CO2 का प्रोडक्शन होता है, वो किस तरीके से होता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंदर हम नई नई टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके की टेक्निक से जीन बनाए जाते हैं और जीन एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या होता है, कोई हमें नया पौधा बनाना है तो 2 पौधों की जीन लेकर हम एक नया पौधा जन्म दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक रेड फ्लावर लें और एक वाइट फ्लावर लें, उन दोनों के जीन को मिलाकर क्या बनेगा, पिंक फ्लावर बनेगा। तो उस तरीके की विधियां हम जीन प्रौद्योगिकी के अंदर पढ़ते हैं। इसमें DNA फिंगर प्रिंटिंग्स इत्यादि वगैरह सब इसी के अंदर आती हैं, इन दोनों चैप्टर्स में। नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी। ये इजी यूनिट है आपकी। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट है आपका जीव और समष्टि। जीवों के बारे में पढ़ेंगे और समष्टि यानी कि एक समूह जहाँ पे सभी तरीके के जीव एक ग्रुप में रहते हों। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में हम सभी रहते हैं, हम हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, हमें हमारे बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, या हमारे घर में गाय भैंस भी हैं, बकरी भी हैं, या डॉगी भी है, तो वो सब हमारे घर में रह रहे हैं एक ग्रुप में, तो वो होता है एक समष्टि। नेक्स्ट आता है आपका पारितंत्र। पारितंत्र में हम पढ़ेंगे जल पारितंत्र, वन रक्षण पारितंत्र, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी कि इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं उनका संरक्षण किस प्रकार होता है और वो किस तरीके से होती हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है पर्यावरण के मुद्दे। इसमें हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, भूमिगत प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपकी एक यूनिट है यूनिट 2 आनुवांशिकी एवं जैव विकास। ये यूनिट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नीट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, CPMT एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि 5 यूनिट्स नहीं आएंगी, 5 यूनिट्स, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा नंबर की यही यूनिट है। ये टोटल 18 नंबर की यूनिट है और सभी यूनिट्स आपकी 12 नंबर की होंगी, लेकिन ये 18 नंबर की है। और ये यूनिट पढ़ने के लिए आपको यूनिट 1 अच्छे से आनी चाहिए, जब भी आप यूनिट